सभी साथियों को वंदे मातरम। देखो, जो भी बात बताऊंगा वो मेरी खुद की है और मैंने इसका अनुभव किया है। अगर लोन के मसले में आप परेशान हो, अगर आप खुद लड़ सकते हो ना, तो ही इसमें उतरना। कोई वकील आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये 4 साल में देखा है। वकील को समझाने के लिए हम जब जाते थे कि भाई आप हमारा केस लीजिए, तो वकील हमसे फीस लेता था 15 मिनट की 1000 रुपये एक कॉन्सेप्ट समझाने का। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है कि 15 मिनट में हम उसको समझा दें। कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं, और हम फीस भी देते थे 5-7 हज़ार रुपया समझाने की फीस देते थे, क्योंकि कानूनी ज्ञान हमें था ही नहीं कि कोर्ट में कैसे उतरना है, कोर्ट में कैसे पेश होना है, कैसे डॉक्यूमेंट रखना है। फिर मैंने ये सारे, हमारे एक मित्र मिले, हाँ रख दीजिए, नजीक नहीं, थोड़ा सा दूर रखना। आवाज अच्छी है। अच्छा, हाँ देखो, मैंने अपना केस कोर्ट में लगाने के लिए कितने पापड़ झेले हैं मैं ही जानता हूँ। हाँ हाँ समझते हैं ये बात को? जी जी जी, अभी वो संख्या उछालेंगे आज। समझ गया, माइक उछालेंगे, देखो, जब भी आप कोर्ट में उतरे, आपको अपने एविडेंस तैयार करने हैं। दूसरे के एविडेंस के बलबूते पर आपको कोर्ट में नहीं उतरना है। उसका मैं सीधा और अच्छी तरीके का तरीका बता देता हूँ कि मैं जो कोर्ट में उतरा और मैंने किस तरह से कोर्ट में जज को लपेटे में लिया है ना, वही बता देता हूँ। अभी वो सब मुझसे दूर भागते हैं, कोर्ट भी। पहले आपको करना क्या है, जो भी लोन से संबंधित परेशान व्यक्ति है ना, उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़े में ही समझा दूंगा अच्छी तरह से, क्योंकि मैं सीधा अपना अनुभव आपको कह दूंगा। 500 रुपये या 100 रुपये की नोट आप कोर्ट में बैंक को दे दीजिए आवेदन के रूप में, वहाँ से कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा। अगर प्राइवेट बैंक है तो देंगे ही नहीं जवाब, नोट अपने पास ही रखेगी। मगर जो सरकारी बैंक है, आधे सरकारी, जैसे BOB है, बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, वो तो कुछ ना कुछ जवाब देकर ही दे देती है और नोट भी भेज देती है कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि बैंक ने मुझे लिखित में दिया है कि हम आपको रुपया नहीं दे सकते 500 के बदले, आप गवर्नर से मांग लीजिए, गवर्नर का वचनखंड इसमें लिखा है। तो मैंने गवर्नर से मांग लिया, 5 बैंकों को मैंने 500 के आवेदन भेजे कि भाई रुपये का भुगतान किया जाए मुझे। यहाँ बैंक ने मुझे लिखित में दिया है। देखो, कोर्ट के अंदर जब आप जाओगे तो कोर्ट वहाँ जुबानी भाषा नहीं चलती, वहाँ लिखित की भाषा चाहिए कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि बैंक ने आपको नहीं दिया, तो तुरंत दिखा देना कि देखो बैंक का जवाब ये है। ये एक बात यही याद रखना, क्योंकि कोर्ट एविडेंस के तौर पे ही चलती है। वहाँ मैं हरेश भाई हूँ, ये कोर्ट में मुझे साबित करने के लिए क्या क्या चाहिए पता है आपको? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लिविंग सर्टिफिकेट, पंचायत का दाखला, जो पंचायत में एक एप्लीकेशन होती है वो देते। 2 साक्षी होता है, तब जाकर मैं कोर्ट में हरेश भाई वो हूँ, तब जाकर कोर्ट मानती है। अगर मेरे माता पिता ये कह दे कि मैं ये मेरा बेटा हरेश भाई है, मानेगी ही नहीं कोर्ट, क्योंकि कोर्ट सबूत के तौर पे चलती है, यहाँ जुबानी भाषा नहीं चलती। अगर आपके माता पिता ने बोल दिया कि ये बेटा मेरा है तो कोई मना कर सकता है भाई, कोई मना कर ही नहीं सकता, मगर वहाँ ये नहीं चलते। इसलिए पहले ही मैंने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं और कोर्ट में मैं उतरा हूँ। पहले मैंने वकील रखा था कोर्ट के अंदर केस रखने के लिए कि भाई तुम इस केस को सिर्फ रख दो, बाकी मैं संभाल लूँगा, क्योंकि मुझे कोर्ट में केस डालने को नहीं आता था कि यहाँ की प्रोसेस क्या होती है। फिर उसके साथ में जाता था, 3-4 बार गया तो मैंने देख लिया कि ओह इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान तरीका है। मगर जब हम कोर्ट में गए ही नहीं है ना, इसलिए हमको पता नहीं है कि केस कैसे इसको फाइल करते हैं। फिर जैसे ही मेरा केस कोर्ट के अंदर लगा, जज ने वकील को ही कह दिया कि तुम इस केस से निकल जाओ।
वकील ने मुझे मना कर दिया कि हरेश भाई मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे जज ने मना कर दिया है, वरना दूसरा केस मेरा कोई लेगा नहीं। फिर मैं उतर गया। कानून में एक प्रावधान है कि आपका केस अगर कोई नहीं ले सकता तो आप खुद उतर सकते हो, मगर इसके लिए आपको पूरी समझ होनी चाहिए आपके केस की, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो आपसे ही, आपको ही करनी है, जज से चर्चा ही तो आपको करनी। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा इस रुपये के मसले का तो आप बात कैसे करेंगे? जज तुरंत खारिज कर देगा केस को, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। चैलेंज किए हमने कि रुपये फर्जी है। मैंने जब मेरी 32 लाख की लोन है और 15.5 लाख की लोन बीओबी में है, 10 लोन है मुझ पे, और पिछले 1.5 साल से मैं एक किस्त भी चुका नहीं रहा हूं, और 1.5 साल से बैंक की कोई नोटिस भी मुझ पे नहीं आई है, ना ही पोजीशन की, ना ही 13(2) की। जैसे ही मेरा केस कोर्ट में लगा तुरंत बैंक ने 13(2) की नोटिस भेज दी मुझे। तब मुझे मालूम हुआ कोर्ट और बैंक दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जज ने बैंक को फोन करके बता दिया होगा कि भाई आप तो प्रोसेस कीजिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि कोर्ट इससे बचने के लिए रास्ते ढूंढती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझ पे सरफेस एक लगेगा, ना ही हाई कोर्ट ना ही कोर्ट इसको सुनेगा ही नहीं, सीधा डीआरटी भेज देंगे कि इसके ऊपर तो सरफेस एक लगा है, और सरफेस में हमारे को सुनवाई है ही नहीं, और डीआरटी तो उसकी कोर्ट है। ये बात याद रखना। चैलेंज तो हम सबको कर चुके हैं, डीआरटी को भी हमने चैलेंज कर दिया है सब तरह से, और जजों को भी हमने अपील में घसीट लिया है। जैसे देखो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ हमने इसका अनुभव किया है। जैसे ही हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की, जज 1 महीने की छुट्टी पे चला गया। देखो कौन मेरा सुनवाई करेगा? जैसे ही बैंक की तारीख आती है उसके बाद कोर्ट में जज आता है। पोजीशन पहले पोजीशन ले लेते हैं और बाद में जज आता है। सारे मिले हुए हुए कोर्ट के अंदर, और ये मैंने देखा कोर्ट के अंदर वकील जज सब मिले हुए हैं। आप कहाँ जाओगे? मगर जब हम खुद उतरेंगे तो कोर्ट जज हमें ये तो नहीं कह सकता कि तुम इस केस से निकल जाओ, कह ही नहीं सकता। और कोर्ट का दायित्व बनता है कि इस बात को सुनी जाए, मेरी बात को, और उसके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं जब हम खुद उतरते हैं। तो याद रखना, ये जब आपके जो देखो वकील आप रखोगे तो वो तो आपको लूट ही लेंगे, वो पक्का है। क्योंकि वो लूटने के लिए ही वहां है, नकर वरना कोर्ट के अंदर दाखिल करने के केस में कुछ फीस लगती ही नहीं है। 400 रुपये में मेरा केस कोर्ट में फाइल हो चुका है, वो मैंने दाखिल कर दिया है। किसी को मैं, ये वकील को मैंने 10,000 इसलिए दिया था कि मुझे उसकी ज्ञान नहीं था कि कैसे कोर्ट में उतरना है। आपको मैं आसान तरीका सिखा देता हूं कि कोर्ट में जाना आपको ही है, और कोई आपका केस लड़ेगा भी नहीं इस मसले पे। ये जो रुपये वाली मसला है ना, लोन वाला, उसमें नहीं लड़ेगा, ये पक्का है। आपको ही तैयार होना पड़ेगा, और कोर्ट को भी हम मजबूर कर देंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर पहले आपको सबूत इकट्ठे करने हैं इसके कि सारे बैंकों को, जितने भी आपके अकाउंट होते हैं बैंकों में, 1-2 बैंक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 हो तो सबको 100 रुपया या 10-10 रुपये का एप्लीकेशन डाल देना है कि भाई इसका रुपये का भुगतान करके दीजिए मुझे। कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, रखेगा तो नहीं। अगर रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम लपेटे में ले लेंगे। जैसे ही उसका जवाब आता है और वो नोट हमें वापस मिलता है, कुछ ना कुछ लिखित में देता है, तो हम सीधा आरबीआई को भेज देंगे, गवर्नर को, कि भाई तुम्हारी बैंक ने ये जवाब दिया है, आप रुपये का भुगतान कर दीजिए। बैंक ने बाकायदा मुझे लिख कर दिया है कि हम नहीं दे सकते, गवर्नर से मांग लीजिए। तो मैंने गवर्नर से भी रुपया मांग लिया, तो गवर्नर ने मुझे मना कर दिया है कि हम आपको रुपया नहीं देते। धारा 19 के तहत हम नोट छापते हैं और आपको ये बैंक नोट वापस दिए जाते हैं। चलो अच्छा हुआ इन्हें भी मना कर दिया, क्योंकि कोर्ट में हम ये बात रख सकते हैं कि बैंक ने भी मुझे मना कर दिया कि रुपया नहीं दे सकते, गवर्नर ने भी मुझे मना कर दिया कि रुपया नहीं दे सकते, तो अब मुझे रुपया देगा कौन? और बैंक ने मुझे लोन में दिया क्या है? एग्रीमेंट तो रुपये का ही बना है ना, नोट का तो बना नहीं है। अगर एग्रीमेंट रुपये का बना है तो रुपया ही मिलना चाहिए। अगर उन्होंने रुपया नहीं दिया है
तो उसको एग्रीमेंट में लिखना होता है कि भाई रुपये के अवेज में हम आपको बैंक नोट देंगे, मगर वो ये लिखते नहीं है। हाँ, ये सारे सबूत इकट्ठे करने हैं और वहां से हमें कोर्ट में उतरना है। लोन की तो छोड़िए, उसको तो मैं यूं निपटा दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। फिर आपको उतरना है चेक लेकर। ये जो पर्ची है, ये जो नोट है, ये तो गवर्नर की है, इसके बदले में तो हमें रुपया मिला नहीं, मगर चेक तो बैंक का है और उसमें लिखा है रुपया अदा करने का। याद रखना, चेक लेकर उतरना है कोर्ट में, बैंक में, वो तो रुपया देगा ही नहीं, ये देगा। ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो रुपया चाहिए, ये तो रुपया है नहीं। वही बैंक पे मुकदमा होगा, वहीं हम उसको घसीट लेंगे, क्योंकि उन्हीं के ही हथियार पे हमें उन पे वार करना है। याद रखना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जो चेक बैंक का होता है वो रुपया देने के लिए बाध्य है, तो उसको रुपया देना ही पड़ता है। अगर वो नहीं देते हैं, जैसे हम रुपये का भुगतान नहीं करते तो वो हम पे 138 का मुकदमा कर देते हैं, तो इसके ऊपर भी 138 का लगेगा। रुपया तो वो देता ही नहीं है, वहीं हम उसको फंसा देंगे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट हमारी बात को मानेगा और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो सारे दस्तावेज एविडेंस है। तो रुपया दिला दीजिए भाई, मुझे भी बैंक को ही लोन के रूप में देना है। जब आप हमें रुपया दिलाएंगे तभी तो हम बैंक को रुपया देंगे नहीं। बैंक ने हमें रुपया दिया ही नहीं है तो हम देंगे कहां से? इस तरह से उतरना है। सबसे पहले देखो, जब मैं कोर्ट में, फिर मैं अकेला कोर्ट में चला गया, मुझे तो मना कर ही नहीं सकते। 6 महीने उन्होंने मुझे घुमाया कोर्ट में, जज ने, ये करके आओ, वो करके आओ, ऐसा करके आओ, वैसा करके आओ, इस फाइल को इस तरह से बनाओ, इस फाइल को इस तरह बनाओ। उन्होंने मुझे सिखा दिया कि किस तरह से फाइल बनानी है। हाँ, वो जज ये चाहता था कि इसको मैं ठका दूं, तो आए नहीं, तो उसे ये मालूम नहीं था ये मेरा खुद का केस है, मैं ठकने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सारे दस्तावेज है, एविडेंस लेकर ही मैं अंदर कोर्ट में प्रवेश किया था। जब जज ने मुझे पूछा कितने लाख की लोन है भाई आपकी, मैंने कहा 32 लाख की है। और चुकाया कितना? मैंने कहा 532 रुपये और 90 पैसे। वैध रुपये में चुकाया है, भारतीय रुपये में। तो उसके कान थोड़े से यूं हुए, मतलब इंडियन करेंसी में चुकाया है मैंने, बैंक ने मुझे जो दिया है वो वैध रुपया ही नहीं दिया। तो क्या दिया ही के डिजिट मेरे अकाउंट में डाले, और जब मैंने उसको उठाया तो ये प्रोमिसरी नोट निकली, ये रुपया तो है ही नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि वित्त मंत्रालय ने मुझे लिखित में दिया है कि सारे नोट फर्जी है, ये क्या दिखाओ डॉक्यूमेंट। मैंने एक RTI दिखाई है, वो है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 1940 के बाद चांदी के सिक्के को छोड़कर सिक्का संशोधन के अधिनियम इस तरह से कानूनी रूप से वैध मुद्रा नहीं रह गए। जैसे मैंने उसको दिखाया ना, तो वो तो हक्का बक्का रह गया जज। मैंने जज साहब को ये कहा कि असली रुपया भी मेरे पास है, असली नोट भी मेरे पास है। मेरी गलती ये होगी कि मैंने सारी बातें जज को बता दी पहले ही तो, इसलिए वो केस लेने को ही तैयार नहीं था। फिर मैंने अपने मित्र को बुला लिया कि भाई तुम आ जाओ ना, इसको थोड़ा सा एक झटका दे दीजिए जज को, तो वो मेरा केस ले ले। और अच्छी तरह से उसको झटका दे दिया और केस भी ले लिया, क्योंकि होगा क्या, इसमें जज भी ये केस नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है, मगर हम उसे मजबूर करके उसके पास ये काम कराएंगे। हाई कोर्ट हम जा नहीं सकते, पहले यहाँ खारिज होगा तभी हाई कोर्ट जाएंगे। जज मुझे बार बार हर तारीख पे कहता था तुम हाई कोर्ट चले जाओ, तुम हाई कोर्ट चले जाओ। मैंने कहा सर आप एक बार खारिज कर दीजिए, मैं कल ही हाई कोर्ट चला जाता हूँ। हाई कोर्ट वाले मुझे यहाँ भेजते हैं कि तुम पहले निचली कोर्ट में जाओ, आप कह रहे हो हाई कोर्ट चले जाओ, आप खारिज कर दीजिए, कल ही चला जाता हूँ। मेरे पास अधिकार नहीं है। मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको भी लपेटे में ले लेता हूँ, आपके खिलाफ मैं अपील में चला जाता हूँ। जैसे ही उसको लपेटे में लेने की बात आई ना, तुरंत केस ले लिया कि हम आपका केस ले लेते हैं, अब 30 तारीख को आ जाना। अभी 30 तारीख को मेरी हेयरिंग है, कोर्ट में उतरा हूँ।
सारे को समझ बजे, सबको समझ बजा दिए कोर्ट ने। मगर जिस जज से मेरी बहस होती थी ना, उन्होंने ये केस नहीं लिया, दूसरी कोर्ट में डाल दिया। भाई हमें ये कोई अफसोस नहीं है कि कौन सी कोर्ट में केस गया है, अपना केस लगा, हम उसको निपटा देंगे, फिर सारे को लपेटे में ले लेंगे। केस लगना चाहिए एक बार, पर इसके लिए आपको पहले एविडेंस आपके पास होना चाहिए खुद के। घनश्याम जी के एविडेंस है, दस्तावेज है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जज आपको पूछेगा आपके पास अपना कुछ है तो दिखाइए। देखो इसमें होता क्या है कि घनश्याम जी को लिखित में दिया है कि वैध रुपये का कोई दस्तावेज नहीं है, वही आरटीआई मैंने लगाई है आरबीआई को, तो उन्होंने मुझे यह लिख कर दिया है कि स्पष्ट नहीं है, बराबर। तो अब होगा क्या, जो घनश्याम जी को लिख कर दिया है और मुझे लिख कर नहीं दिया, या पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, आप दिखा दीजिए। भाई झूठ नहीं बोल सकती हो, कानून का उल्लंघन होता है वहां पे। हाँ, ये सारे आरटीआई लगा, मैंने कम से कम 40 आरटीआई लगाई है, अपनी खुद की बनाई, हर तरह से बना कर भेज देता था। एक आरटीआई मैंने चेक की भी बनाई है। मैंने बैंक में चेक जो वो हमारे लेते हैं ना, ब्लैंक चेक लेते हैं लोन के एवज में, वो ले ही नहीं सकते। फिर मैंने चेक की आरटीआई बैंक को भेज दी कि भाई तुमने मेरा जो ब्लैंक चेक लिया है वो कहाँ यूज करने वाले हो, आप मुझे बता दीजिए, मुझे भी पता चले। वो रिप्लाई तो देंगे नहीं बैंक वाले। मगर होता क्या है कि हमारी आरटीआई 30 दिन के अंदर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हमारी आरटीआई कोर्ट में मान्य हो जाती है। हमें सबूत इकट्ठा करना है, वो जवाब दे न दे उससे कोई महत्व नहीं है, समझो। अगर वो रिप्लाई देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते तो वही फंसते हैं, फिर हम कोर्ट से मांगेंगे। देखो जितने भी हमारी आरटीआई या जो भी हमारी एप्लीकेशन बैंक में जाती है, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कोर्ट से मांगेंगे कि भाई आप दिलवा दो, हमें तो ये देते नहीं है। फिर कोर्ट कहेगा कि जितने भी दस्तावेज इन्होंने मांगे ना वो सब हाजिर करो, फिर उसको तो करना ही पड़ेगा, और कर ही नहीं सकते, है ही नहीं उसके पास कुछ। मगर पहले हमें सब कुछ मांगना है उससे। हमें कौन सी दिक्कत है एक एप्लीकेशन लिखकर डाल देने की। जैसे वो 13(2) की नोटिस भेजते हैं तो हमें 13(3) के तहत जवाब भेज देना है, सर पैसे एक लगेगा ही नहीं अगर आपने जवाब भेज दिया है तो। जब तक इसका निस्तारण होता नहीं है तब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोजीशन का हुक्म ही नहीं डालता। जैसे ही 13(2) की नोटिस आई है 13(3) के तहत उसको जवाब भेज देना है और कोर्ट में कैविएट बजा देना है तुरंत कि भाई बैंक जब भी पोजीशन का हुक्म लेने के लिए आए तो मेरी बात को सुना जाए। वो जब तक, अगर हमारे एक केस में ये हुआ है कि कैविएट बजाता फिर भी जज ने हुक्म कर दिया पोजीशन का और जज को भी लपेटे में ले लिया। जब 1 महीने की छुट्टी पे चला गया, छुट्टी पे ही चला गया दूसरे को चार्ज देकर। अब जिसके पास इसका चार्ज है वो तारीख पे तारीख दे रहा है, सबको तारीख दे रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने इसको सुनवा तो ये भी फंस जाएगा। सबको फंसा कर रखना है, वो सब नौकर है, वो जज तो सिर्फ कहने को है ही वो आईजीएस। मैंने कोर्ट में जाकर कोर्ट को कह दिया था कि न्यायालय ही नकली है, आप सब तो नौकर हो ही वो आईजीएस। बहस छिड़ गई थी मेरी जज के सामने और अच्छी तरह से बहस छिड़ गई थी। अगर वो चाहता तो मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके जेल भेज सकता था, तो मेरे पास सारे दस्तावेज थे। मैंने जब कोर्ट में पढ़कर ना कि आपकी न्यायालय ही नकली है, झूठी है, तो जज ने बोला ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा मेरे पास दस्तावेज है, लैंड रेवेन्यू रूल्स दिखा दी उसको, देखो 1969 पेज पे लिखा हुआ है, लीज एग्रीमेंट ही खत्म हो चुकी है, आप हो ही नहीं इस देश के। एक राजपत्र दिखा दिया, विद्यमान कार्ड धारक व्यक्ति इस देश के विदेशी नागरिक है, आप बताओ। और मेरे पास भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है कटासवाण वाला, मैंने अपना दिखा दिया कि देखो समझो भाई। जज को जब मैंने भारत सरकार वाला डॉक्यूमेंट दिखाया ना, मैंने उसमें कहा कि पूछने का भी अधिकार नहीं है कि मैं कौन हूं, किसी को भी उसमें लिखा है कि मैं कौन हूं, पूछने का भी अधिकार नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट का उसमें स्टैम्प था, कुछ बोलता ही नहीं था जज। हुआ क्या कि जब हम जो आवेदन बनाते हैं ना, हमारा यहाँ होता है हिंदी में नहीं चलती कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन, या गुजराती या इंग्लिश, और मेरा आवेदन आया था हिंदी में बन के। तो मैंने कोर्ट को आवेदन दे दिया कि मैं जज साहब एक बार ये पढ़ लीजिए, कल हम कोर्ट में उतरेंगे तो हम बताएंगे कि आपको भी एक एप्लीकेशन दे रखी है हमने, आपने तो पढ़ी नहीं। तो जज ने मुझे ये कहा कि ये हिंदी नहीं चलेगी, आप गुजराती में करके आइए। मैंने तुरंत जज के सामने कह दिया कि भाई हिंदी कैसे नहीं चलेगी, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, आप मना कैसे कर सकते हो। तू तड़ाक से बात चलती थी, क्योंकि हम तो वकील है ही नहीं कि वकील की भाषा में बात करें। तो जज ने मुझे ये कहा, ये देश में अंग्रेजी और गुजराती ही चलेगी, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। तो तुरंत खड़े खड़े होकर आरटीआई लिख दी और जज को दे दी। आप बता दीजिएगा आरटीआई में, आरटीआई लेने को तैयार ही नहीं था जज। 3 दिन आरटीआई नहीं ली मेरी, सुबह से शाम तक बैठा रहता, भाई मेरी एप्लीकेशन कोर्ट ले ले। 7:30 बज जाते थे रात के, जब तक मैं वहां बैठा था जज जा ही नहीं सकता था। 3 दिन तक बैठा रखा उनको। ये आरटीआई का नियम होता है कि जो भी जाए उसको स्वीकार करना, बस उसका इतना ही काम है। अगर उसके पास इसका जवाब नहीं है तो वो दूसरी तरह ट्रांसफर कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हमारे पास नहीं, हमने दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है आपके आरटीआई का। जज ने 3 दिन आरटीआई नहीं ली मेरी। और सारे वकीलों को बुलाया कि भाई सारे वकील आ जाओ और इसको समझाओ। मैंने कोर्ट को भड़का था कि आप नकली हो सब, और सारे दस्तावेज 30 दिन मेरे बैग में थे। जितने भी वकील आए ना, मैंने उसको ये कहा कि भाई आपके पास आपके वकीलातनामा असली है? कि हाँ। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट नकली है तो आप असली कैसे हो सकते हो? लीज एग्रीमेंट 1969 में खत्म हो चुकी है, अब है ही फर्जी। आपको तो इस देश छोड़कर जाना है सबको। मानने को तैयार नहीं थे। सारे दस्तावेज जब मैंने उसको दिखाए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, सारे वकीलों की। मैंने सबको कहा, जो मैं कोर्ट में बोला हूं ना ऊंची आवाज में, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। आप ऊंची आवाज में जज के सामने बात नहीं कर सकते, आपको तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके जेल भेज देंगे। और मैं पहली बार ही गया था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि कोर्ट में किस तरह से बात करनी है। और पहले मैंने अपनी सेफ्टी कर रखी थी, भारत सरकार वाला डॉक्यूमेंट बनाकर रखा था कि चलो अगर मुझे जज फंसाता है और जेल में डाल देता है तो मैं बच सकता हूँ। मगर मैं सही था, मेरे पास सारे दस्तावेज थे, मैंने दिखाए, इसलिए जज ने कोई एक्शन ना ले। क्योंकि पहली बार जज को ये हुआ कि कोई बंदा आकर मेरे सामने खड़े से तू तड़ाक से बात कर रहा है। जितने भी वकील को मैंने कोर्ट में देखा, जी हुजर, जी सर, हाँ सर, ओके, इस तरह से ही बात करते हैं। और सारे हरामखोर मिले हुए होते। पहले से ही बता देता हूं, लोन वाले मसले में आपको ही उतरना पड़ेगा और कोई चलेगा ही नहीं। तो ही आप बच सकते हो, और कोर्ट को आपकी बात सुनना ही पड़ेगा। सारे एविडेंस इकट्ठा करिए। आपको अगर खबर, अगर यूँ समझ लीजिए कि नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर रही है, मैं आपको गाइड करूँगा। जितने भी लोगों को मैं समझाता हूँ ना, मैं उसको पहले ये कहता हूँ भाई लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़नी है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि इस तरह से आप जाइए, मैं आपके साथ भी नहीं आऊँगा। आप मेरे साथ भी मत आना, आपकी बात को सुना जाएगा। पुलिस के पास जाता हूँ तो पुलिस कहता है कि ये सिविल कोर्ट का मैटर है, हम नहीं ले सकते। कलेक्टर कहता है हम नहीं ले सकते, तहसीलदार कहता है हम नहीं ले सकते, कोर्ट कहती है हम नहीं ले सकते। तो लेगा कौन इसको? फिर तो मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। कानून में ये भी प्रावधान है। मैंने बंधारण को पढ़ लिया, पता है बंधारण में लिखा है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, और हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है देवनागरी पांडुलिपि है भारत की राष्ट्रभाषा। 2 राज्य आपस में चाहे तो हिंदी में बात कर सकते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। बंधारण को पढ़ा, खरीदा, सरफेस ही एक लिया कि भाई
ये भी पढ़ते हैं, सलाह सूचन कोई देते नहीं थे। ये तो अच्छा हुआ सोमदेव भाई ने स्टडी कर ली सारी की सारी, तो उससे अभी हमें मार्गदर्शन मिलता है। मगर इसके लिए आपको ही कोर्ट में उतरना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। कैसे उतरना है, कैसे फाइल बनानी है, वो सब मैं आपको सिखा। देखो हर एक कोर्ट की अलग अलग प्रोसेस होती है। हमारे गुजरात में कैसे हुई है, वो इतनी फाइल बनी, सारे डॉक्यूमेंट मैंने जब इसमें रखे ना, इतने सारे दस्तावेज, सारे एक्ट पहले से अब तक के, घनश्याम जी की बुक में से भी दस्तावेज निकाल कर रेगुलेशन उसमें डाल दिया कि देखो ये रेगुलेशन, वो रेगुलेशन, ये सब डाल दिए, और सब जब जज को दे दिया कि देखो पढ़ लीजिए। जज ने एक बंदा बुलाया कि भाई इसको स्टडी कीजिए कि इस भाई को भारत सरकार ने कहा है कि सारे पैसे फर्जी है, तो आप इसको पढ़कर आप हमें अगली तारीख को मुझे तो उन्होंने तारीख दे दी है कि 8 दिन के बाद आप आना, तब स्टडी कर लेंगे, फिर हम आपका केस लेंगे। केस लेता ही नहीं था, मुँह जब भी जाता था तारीख दे देता था, जब भी जाता था तारीख दे देता था। एक दिन दिमाग घूम गया तो कह दिया कोर्ट के अंदर कि भाई आप एक्शन ले लेते हो कि वरना मैं एक्शन ले लेता हूँ। खारिज कर दीजिए, अगर आप नहीं ले सकते हैं तो मेरा केस, तो मैं ऊपरी कोर्ट में चला जाता हूँ। अब मेरा केस लग गया है, समझ भी बच गए, और 30 तारीख को हेयरिंग है मेरी। जज ने मुझे ये बोला कि तुम किसी को कहना मत कि रुपये फर्जी है कोर्ट में। मैंने कहा सबको बता दूंगा मैं, सारे पैसे फर्जी है। मेरा काम ही है, एक केस मेरा लेंगे, पीछे सैकड़ों खड़े हैं, केस ले ले। भाई जब मेरा केस लगेगा तो ही मैं किसी को कह सकता हूँ कि बस लग गया है, अब मैं उतर सकता हूँ पूरी तरह से मार्केट में, कि इस तरह से उतरना है आप सबको। अच्छा, अभी तक मेरा केस लगा नहीं था, इसलिए मैं खुल के नहीं आता था। अभी मैं लोगों को सिर्फ समझाता था। ये जरोना वाली बूटी वाला एक बार मैंने स्टेज ऊपर से थोड़ा सा छेड़ दिया था, मुझे ढूंढ रही थी सरकार, और कमेंट में गंदी गंदी गालियाँ इतनी मुझे दिए हैं ना सब लोगों ने, और मेरी बीबी मुझे डांट रही थी। ऐसा क्या है कि तुमको इतनी समाज सेवा करने का पड़ा गया, देखो सुनाई नहीं देती, इसी गालियाँ लिखी है। मैं क्यों, चलो थोड़े देर ठहर जाओ, अपने आप सब निपट जाएंगे। अपना काम है लोगों को जागरूक करना, समझे तो ठीक है, वरना कहीं नहीं। 15 दिन बाद एक्स्ट्राजेनिका ने स्वीकारा कि इससे साइड इफेक्ट होते हैं, फिर जाकर मैं सेफ हुआ। मैं कहूँ तो अब जितने भी गाली दिए हैं ना, वो सब निपटने वाला है थोड़े दिन में, ठहरिए। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, हम करेंगे, माने या ना माने हमसे क्या मतलब है। वैसे देखो एक मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो छेड़ा है ना उसको मैंने शुरू से एडिट किया। ये नोट है भारत सरकार को 50 रुपये की, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब की है पता है आपको? 1934 के पहले की है ये, जब आरबीआई बना नहीं था। इसमें लिखा है, मेरा ध्यान तब गया कि जब यहां लिखा है कि ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस यू। देखो सिर्फ उन्होंने ऑन डिमांड को नहीं काटा, एक शब्द और भी काट दिया है जो किसके जहन में नहीं आता, किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सा काट दिया है। यहां नीचे लिखा है छोटे अक्षरों में कि फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 50 रुपया देगा कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने के लिए बाध्य है, भारत सरकार को। भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों अलग अलग है, ये बात याद रखना, एक नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वही भारत सरकार है। जी नहीं, मेरे पास सारे दस्तावेज है, ऐसे ही नहीं मैं उतरा। फिर आई आरबीआई 1934 में। तो आरबीआई ने क्या खेल खेला पता है आपको? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, जो इस नोट में लिखा है यहाँ एट एनी ऑफिस के नीचे दिखाऊंगा मैं ये नोट, वहां इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया कि अब आपको रुपया देने के लिए बाध्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर गवर्नर ने नहीं दिया है तो रिजर्व इंडिया आपको रुपया देने के लिए बाध्य है। जब एफिडेविट बदला ना 1968 में,
तब उन्होंने यहां से ये निकाल दिया कि अब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं देगा, जो लिखा था वही उन्होंने काट दिया। अब ये सिर्फ एक पर्ची है, इसके बदले में आपको रुपया कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको देने के लिए जो बाध्य था और जो नोट में लिखा था वही उन्होंने इसको काट दिया। अब कोई नहीं देगा। फिर मेरे पास एक नोट और आई, आप सोच भी नहीं सकते उस तरह का उन्होंने इसको खेला है। आपके पास जो नोट थी इसमें नहीं है। ₹10 वाली है ही नहीं, कोई लेकर नहीं गया, ले गया। रात आपने रखे नहीं, चोरी करवा दी। बताओ पेन भी कैसा है? चलो एग्जाम्पल दे दो, इससे दे दो। चलो कोई बात नहीं, दे देता हूँ। है आई देखो, मजे की बात, ये है 10 की नोट ऑन डिमांड वाली, और ये है 10 की नोट ऑन डिमांड में इसमें नहीं है। इस नोट को खींच के इन्होंने ये नोट जारी किया है, सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी, किसी को पता ही न चला कि नोट बदल गई। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना डिफरेंस, सेम पीछे, सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी। एफिडेविट को बदल दिया। ये 10 की नोट है, कॉपी टू कॉपी 5 की नोट है, किसी को पता ही ना चला कि एफिडेविट को बदल दिया। रत्ती भर का भी फर्क नहीं है इसमें। देखो सेम टू सेम, आप देख लेना ये जो सेशन खत्म होगा ना उसके बाद, कि किस तरह से इन्होंने जो नोटों को बदला है। फिर एक है ये ₹100 वाली नोट, कॉपी टू कॉपी है ये, मगर ऑन डिमांड निकाल दिया है। पीछे देखोगे तो सेम टू सेम ही है ये, क्योंकि कोर्ट में जब हम उतरेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी एविडेंस के तौर पे, कि देखो सेम टू सेम नोट निकाले है, किसी को पता ना चले हैं, क्योंकि कोर्ट हमेशा एविडेंस को ही मानेगा, जुबानी भाषा तो वहां चलती नहीं है। अगर आप जुबानी भाषा बोल गए और जज ने कह दिया कि भाई दिखाओ, तो कहां से लाओगे, आगे नहीं तो। इसलिए मैंने पहले से सारे इकट्ठे कर रखे, सब कुछ, जितने भी मेरे पास सिक्के हैं ना उसकी सारी की नोट है मेरे पास, और ₹1 की नोट है, ऐसा नहीं है। कब कब उन्होंने रुपये को चेंज किया और कब कब उन्होंने नोट को जारी किया, ये सारी नोट मेरे पास है, एविडेंस के तौर पर है, क्योंकि कोर्ट को हम ये बता सकते हैं कि देखो पिछले साल जो सिक्का जारी हुआ छोटा सा है, ये वाला रुपया, इसकी नोट अभी आई नहीं है, सरकार ने जारी नहीं की ₹1 की। और मजे की बात बताऊं आपको, ये जो गोल्ड पड़ा है ना 800 टन, वो इसके पीछे है, नोट के पीछे नहीं है। ₹1 की नोट ही भारत सरकार छापता है और गोल्ड एक के ही पीछे रहता है। ये छपेगी तभी गोल्ड रखेगा, ये इसके पीछे नहीं रखेगा, क्योंकि ये रुपया ही नहीं है और ये भारत सरकार का नहीं है। भारत सरकार का ये रुपया है, और रुपया तब छपता है जब उत्पादन पड़ता है। रुपया कैसे छपता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रुपया छापने की प्रक्रिया क्या है। जैसे जमीन से कोई हमारा अन्न पैदा होता है, किसान जब अन्न उत्पन्न करता है तो पटवारी उसको रजिस्टर करता है कि इस गांव से इतना अनाज का उत्पादन हुआ है,
फिर इस जिले से इतना का हुआ है, वो सारा रिपोर्ट वो तहसीलदार को देता है, तहसीलदार देता है कलेक्टर को, डीएम को, और डीएम सरकार को कहता है, फिर जाकर रुपया छपता है और ये छपता है, ये छपेगा, उसके बाद गोल्ड रखा जाएगा रिजर्व में। मजे की बात बताओ आपको, आपको बैंक में जाके 1 रुपये की करेंसी नोट मांगना है, जो कोर्ट में उतरने के लिए आपको बता देता हूं कितनी मांगनी है, 1 लाख की मांगनी है। भाई 1 लाख की करेंसी नोट में दे दीजिए, उसकी एप्लीकेशन मैंने बनाई है, वो मैं डाल दूंगा, वो फॉर्म भर के आपको बैंक को दे देना है। अकाउंट में रुपया भी होना चाहिए, वो कौन से, जिसमें से ईएमआई कटती ना हो उसमें डालना है भाई, वरना वो तुरंत काट लेंगे जैसे ही डालोगे तो। हाँ, जिसमें से ईएमआई नहीं कटती उसमें 1 लाख रुपया डालना है और 1 रुपये की करेंसी नोट की एप्लीकेशन को बैंक को दे देना है कि भाई 8 दिन के अंदर मुझे करेंसी नोट दीजिए 1 रुपये की। देगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। फिर हम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि बैंक ने मुझे 1 रुपये की करेंसी नोट नहीं दी, और कानून में ये लिखा है, आरबीआई की धारा 39, आरबीआई एक्ट जो 1934 है ना, उसमें धारा 39 में लिखा है कि धारक के मांगे जाने पर 1 रुपये की करेंसी नोट देने के लिए बाध्य है बैंक। अगर वो नहीं देता है बैंक तो वो अपनी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा, सारे के सारे फर्जी हो जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर चेक लेकर रुपया मांगने चले जाना है बैंक के अंदर। बैंक तो रुपया देगा नहीं चेक के बदले, इसके बदले भी गवर्नर रुपया नहीं देगा, चेक के बदले भी गवर्नर रुपया नहीं देगा। तो हम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं कि बैंक ने मुझे करेंसी नोट भी नहीं दी और रुपया भी नहीं दिया, अब मुझे रुपया दिलाओ आप। फिर हम कोर्ट से मांग लेंगे, भाई आप हमें दिला दीजिए, वरना हम ले लेते हैं अपने तरीके से। कानून में एक प्रावधान लिखा है, एक बता देता हूँ, सेल्फ डिफेंस का। आईपीसी में धारा थी 96 से 106 कि जिसमें गर्दन काटने का प्रावधान है। अगर आप पे हमला हुआ हो तो आप गर्दन काट सकते हो, पर इसके लिए पहले आपको पुलिस को इत्तला करनी है कि मुझे इन लोगों से दुश्मनी है। अगर उन्होंने मुझे अटैक किया तो मैं हाथ में हथियार उठा लूँगा। इसमें बैंक वालों का नाम लिखना कि बैंक वाले गुंडे अगर मेरे घर पे आते हैं और गाला गलीज करते हैं तो मैं तुरंत हथियार उठा लूँगा। पहले पुलिस को इत्तला करनी है। होगा क्या, उससे पहले अगर काम करोगे हथियार उठाने का तो पुलिस अपने ऊपर चढ़ जाएगी कि हम यहाँ नहीं बैठे हैं, कानून हाथ में कैसे ले सकते हो। पहले एप्लीकेशन डाल देनी है और पुलिस ही उसको कह देगा वहाँ जाना मत घर पे, वरना गर्दन कट जाएगी। फिर हम कोर्ट में आपके ऊपर मुकदमा ही नहीं होगा, निर्दोष छूट जाएंगे। कानून में सब कुछ लिखा। मैंने भी आईपीसी और बीएनएस पढ़ा, जो हमारा विषय ही नहीं था। हमने कभी कानून पढ़ा ही नहीं कि इसमें क्या लिखा। लिखा सब कुछ है मगर हमें कभी बताया ही नहीं गया। रुपये का मसला स्कूलों में पढ़ाया जाता था, मेरे पास है वो सारे। मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ सेशन लेना है, वरना सारे दस्तावेज लेकर आता मैं। और इतने इतने बड़े फोटो में मैंने वो सब कुछ छपवा कर रखा है कि सीधा लोगों को दिखे। ये छोटा रुपये की नोट है, मैंने इतनी बड़ी करके रखी है कि इसमें क्या क्या लिखा है। देखो ये 1 रुपये की नोट है, इसमें अगर आप देखोगे तो भारत नीचे लिखा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा है। भाई देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो भारत लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही भारत बोलते हैं ना, मगर दोनों अलग अलग है, इसलिए इन्होंने यहाँ भारत लिखा है। और दूसरी 1 रुपये की ये नोट है, इसमें भारत सरकार लिखा है। भाई भारत क्यों नहीं लिखा, वो भी अलग है। इसमें वो लोग जो बताते हो सब कुछ बताकर ही करते, पर हमें कुछ पता नहीं है इसका इतिहास क्या है। जैसे कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय। पता है भारत माता है कौन? किसी को पता नहीं भारत माता है कौन, किसी को नहीं पता। जब इसकी रिसर्च किया तो पता चला ब्रिटेन की रानी को भारत माता कहते हैं। एविडेंस है हमारे पास, विक्टोरिया को कहते हैं और हम उसकी जय करते हैं, भारत माता की जय। नहीं करनी। जैसे राष्ट्रगान हमारा जनगण मन पंचम, जॉर्ज पंचम के लिए गाया है कि तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो। हमारा इतिहास ही छुपा दिया है इन लोगों ने, रामखोरों ने।
ऐसे ऐसे अभी तो मैं कुछ लेकर आया नहीं, थोड़ा मोड़ा ये थैले में था तो वो इसलिए लेकर आया था कि एक कोट में मुझे रखने के लिए ये सारे सबूत थे। असली खजाना तो मैंने अपने घर पे रखा है सब कुछ, क्योंकि मैं पूरा इसके अंदर उतर चुका है और मेरा केस अब लग गया है कि जब भी आर्ग्यूमेंट करनी होगी तो मैं छेड़ सकता हूँ। और अगर चंद लोग कोर्ट के अंदर आप हारने के कगार पे हो तो अपने पास ब्रह्मास्त्र है, सिक्के, ये रख देना और जज साहब को कह देना कि भाई आप बता दीजिए कौन से रुपये में भुगतान करना है, तो मैं भुगतान कर सकूँ। मगर होगा क्या, जज ये नहीं कह सकता कि चांदी के सिक्के में आप भुगतान कीजिए, क्योंकि वो तो दिया ही नहीं है। तो कोर्ट जज ये भी नहीं कह सकता कि आप ये नोट में भुगतान कीजिए, क्योंकि कानून चांदी के सिक्के का बना है। रुपया चांदी को सिक्कों को ही कहा जाएगा, स्टील के सिक्के को नहीं कहा जाएगा, वहीं फंसेंगे। जज साहब को कहना है कि भाई आप बता दीजिए कौन से रुपये में मैं भुगतान करूं, तो मैं भुगतान कर देता हूं। कहेगा ही नहीं, क्योंकि आईपीसी की धारा तुरंत लग जाएगी सब पे। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, बस रुपये का खेल को समझ गए ना, और आप चर्चा कर ले, आर्ग्यूमेंट करने की, बहस करने की अगर आप में आ गई तो आप कैसे भी लड़ सकते हो। देखो, जब हमारा बिजली का बिल आता है ना, तो उसमें अमुक अमाउंट पे पैसे भी जोड़ा गया होता है कि 72 पैसे कि 75 पैसे, पता है पैसे तो चलते ही नहीं है, तो फिर वो लिखते क्यों है? भाई मुझे 1072 पैसे देने हैं तो मैं 2 पैसे में कहाँ से लाऊंगा, जो है ही नहीं। लिखा होता है ना, लाइट बिजली का बिल में वो सब कुछ लिखा होता है। असल में पैसे चलते हैं, क्योंकि अब आपको मैं खेल समझाता हूं कि जब भारत सरकार बनी ना 1950 में, 47 के बाद, तो भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि 100 पैसे को ही रुपया कहा जाएगा। याद रखना, ब्रिटिश सरकार में जो रुपये की गाइडलाइन थी वो 64 पैसे की थी। 16 आने को पैसा रुपया कहा जाएगा और 1 आने में 4 पैसे थे। देखो, ये सब आपको सीखना है, याद रखना, कोर्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रुपये की डेफिनेशन है 100 पैसे को ही रुपया कहा जाएगा। अब 100 पैसे होते कैसे हैं, कोई साबित नहीं कर सकता कि 100 पैसे होते कैसे हैं। देखो, ये 1 रुपये की नोट है, इसमें लिखा है 100 नहीं है पैसे, 1 रुपया। अब सरकार ने पैसे जो जारी किए हैं ना, उसकी मैं बात बता दूं। एक 50 पैसे का सिक्का उन्होंने जारी किया है, एक किया है 25 पैसे का सिक्का। कितने हुए? 75 पैसे। एक किया है 10 पैसे का, 10 पैसा, 85 पैसे हो गए। एक किया है जारी 5 पैसे, 5 पैसे का है, कितने हुए? 90 पैसे। एक हुआ 3 पैसे का, उन्होंने जारी किया है 3 पैसे, 93 हो गए। एक है 2 पैसा, एक 1 पैसा, 96 हो गए। 4 पैसा कहां से लाओगे? 100 पैसे को ही रुपया कहा गया है। सरकार ने एक 20 पैसा जारी किया है, 20 पैसा। किसी ने, हमारी जनरेशन, ये वाली जनरेशन ने तो सब कुछ देखा होगा, हमारी नीचे की पेटी ने नहीं देखा होगा, समझो। अगर उनमें आप 20 पैसे डाल देंगे तो 116 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे को ही रुपया कहा गया है। माइकल लाल, दुनिया का कोई भी माइकल लाल बंदा 100 पैसा बना ही नहीं सकता। हाँ, उस पे डाल देना है बर्डन ऑफ प्रूफ। 100 पैसा करके तो दिखा दीजिए पहले मुझे आप, हम कर देंगे, हमारे पास वो सब कुछ है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लाइट बिल में, बिजली का बिल में पैसे आते हैं और यहां नहीं चलते। भाई मुझे 2 पैसे चुकाने हैं, कहां से लाऊंगा? तो उसमें उसको लिखना ही नहीं चाहिए 2 पैसे। अगर आपको कुछ रुपया किसी को देना ही नहीं है ना, तो देखो, चाहे किस गवर्नमेंट से कुछ भी हो जाए, एप्लीकेशन डालकर भेज देना कि भाई आपने जो रुपया मांगा है, कौन से रुपये में भुगतान करो, आप मुझे लिखित में दे दीजिए। वो देगा ही नहीं जवाब आपको। बिजली का बिल अगर आपको भरना नहीं तो एप्लीकेशन भर कर डाल दीजिए कि भाई आपने जो बिजली का बिल मुझे भेजा है, कौन से रुपये में भुगतान करो, आप मुझे लिखित में दे दीजिए। भाई मैं तो भरने के लिए तैयार हूँ, पहले आप मुझे लिखित में तो दीजिए कौन से रुपये में मैं भुगतान कर सकूँ, क्योंकि भारत के अंदर तो कई प्रकार की करेंसी चल रही है। एक ये करेंसी नोट है, एक बैंक नोट है,
एक प्रोमिसरी नोट है और एक रुपया है, और सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। और 2011 का कानून पढ़ लेना, 2011 के कानून में सब स्पष्ट लिखा है, स्पष्टीकरण के शंकाओं को दूर करने के लिए जो कानून में लिखा है, मैं पढ़कर बता देता हूं आपको कानून में क्या लिखा है 2011 के कानून में। कि शंका, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कोर्ट में आपको उतरना है और आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। स्पष्टीकरण में ये लिखा है 2011 के कानून में, देखो ये वाला कॉलम आपको देखना है, फिर इसमें लिखा है यहाँ स्पष्टीकरण। उसमें लिखा है कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सिक्के के अंतर्गत किसी भी बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्था द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पोस्टल ऑर्डर ई धन नहीं है। आपके अकाउंट में जो डिजिट पड़ता है वो धन नहीं है। आप जो लेते हो वो प्रोमिसरी है, वो धन नहीं है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी वो धन ही नहीं है, कानून में लिखा। और कोर्ट कानून संबंधित बात को ही मानेगा। जज के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं कि देखो यहां लिखा है, मैं क्या कुछ कर सकता हूं। इस खेल को हम जीत नहीं सकते, मगर हम खेल सकते हैं अच्छी तरह से। ये बात याद रखना, क्योंकि सारे मिले हुए हैं। कौन डिसीजन देगा? सुप्रीम कोर्ट के पास इसका अधिकार नहीं है इसको डिसीजन देने का। और सामने से सेटलमेंट के लिए कभी जाना ही नहीं, उसको लपेटे में लो, फिर वो अपने आप आएगी। जज ने मुझे ये कहा, जज साहब मैंने 532 रुपये चुकाकर मैं कोर्ट में एनओसी के लिए आया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सरफेसी नहीं लगा। मैंने कहा सरफेसी की तो बात ही नहीं है, पहले मैंने ये जो निस्तारण कर भुगतान कर दिया है, एनओसी के लिए आया हूँ, इसका आप सुनिए, निस्तारण कीजिए। सरफेसी और डीआरटी तो बात की बात है ना, जब मैं अपना पक्ष साबित न कर सकूँ तो। मैंने तो ऋण चुकता कर दिया है, एनओसी के लिए आया हूँ। कैसे चुकता किया है वो मुझे साबित करना है। और मैंने जो ज़्यादा भरे हैं ना, वो मैं रिकवरी शूट के लिए आऊँगा कि वो मुझे वापस दिया जाए। तो जज साहब ने कहा तो वो भी डाल देना था ना इसमें। मैंने कहा वो अलग से आऊँगा, पहले ही इसका भुगतान कीजिए। मेरी दिक्कत यह हुई कि मैंने जज साहब को सब कुछ पहले बता दिया, इसलिए वो हड़बड़ा गया है कि इसके पास सारे दस्तावेज, सारा एविडेंस है। मैंने कहा भारत सरकार ने लिखित में दिया है, पैसे फर्जी हैं। अब प्रश्न ही नहीं रहता किसी का कि सरकार ने लिखित में दे दिए कि पैसे सारे फर्जी है। और वो डॉक्यूमेंट मैंने जज साहब को दिखा दिया कि देखो। और घनश्याम जी को, हमारे मित्र को मैंने कहा कि वैध रुपये का कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो ये क्या सब चल रही है, वो अवैध है, बुलाइए सबको, मेरे पास तो सब कुछ है। फिर इस केस से निकलने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई 25 लाख के ऊपर की जो लोन होगी वो मैं नहीं ले सकता, इसके नीचे की लोन होगी तो मैं लूँगा। मन में मैं सोच रहा था कि चलो वो भी डाल देते हैं, आएंगे कोई बंदे तो उसको भी 25 लाख के नीचे वाली आपको भी दे दे। फिर उन्होंने मेरा केस को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। अब अपना केस लग चुका है, अब हेयरिंग में मैं उतरूँगा। कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ये तो हमने कभी कोर्ट में गए नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है कि इसमें होता क्या है। एक बार आप कोर्ट जाना चालू करेंगे, देखेंगे तो सब इजी होना। हमें जी उजर हाँ उजर करना ही नहीं है, बस ये रुपये फर्जी है, बैंक एनओसी नहीं दे रही है, काम खत्म, साबित तो हम कर देंगे। कोर्ट में एक प्रावधान और भी है, एक बता दूं, अगर आप समझा नहीं सकते जज साहब को तो आप किसी समझाने वाले व्यक्ति को बुला सकते हो, किसी को भी जो रुपये के खेल को समझा सकता हो जज साहब को। आप नहीं बोल सकते तो आपके मित्र को बुला लीजिए, वो समझा देगा अच्छी तरह से। मैंने बुला लिया था कि भाई इसमें होता क्या है कि सारी लिखावट इंग्लिश में आती है,
मुझे दिक्कत क्या होती है कि मेरा जो वकील है, मेरा जो मित्र है, वो सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में भेजता है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, और हिंदी में भेजता है तो कोर्ट हिंदी चलाती नहीं है, और गुजराती उसको नहीं आती। दिक्कत वहाँ हो जाती है कि सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में आते हैं तो फिर मुझे उसका गुजराती करना पड़ता है, हिंदी कोर्ट चलाती नहीं है। इसमें ना सारे साथी जो भी अपना एंट्री कर देंगे, सिग्नेचर नाम अपना, ठीक है जी। इसी तरह से मैं कोर्ट में उतरा हूं। याद रखना, आपको ही लड़ना है और कोई लड़ेगा भी नहीं है केस। अगर किसी के भरोसे रहे वकील के तो वो आपको लूट ही लेगा। हाँ, क्योंकि हर तारीख पे आपको 5,000, 10,000, 5,000, 7,000, 2,000, 3,000 ऐसे ही वो लूटेगा। और इसका निर्णय भी नहीं आएगा। आप उतर जाएगा, निर्णय तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और एक मजे की बात ये बता दूं, कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, मिलकत आपकी, मकान कुछ भी हो, सेफ, इसका मैं रास्ता दिखाता हूँ। सेफ अभी मैं करने वाला हूँ, जो हो गया मेरा तो अच्छा हो जाएगा। बता सकता हूँ या नहीं बता सकता? चलो ओके। हाँ जी, नहीं टाइम ख़त्म हो चुका है मेरा। हाँ ओके। टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए जी। नहीं 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 नहीं,